नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ 12 ध्वनि का अध्ययन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अब हम करते हैं पाठ 12 ध्वनि का अध्ययन, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कथन पूर्ण कीजिए व उनका स्पष्टीकरण लिखिए। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया? खाली जगह में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। इसके उत्तर में आएगा निर्वात में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। दूसरे में क्या दिया गया? पानी और स्टील में ध्वनि के वेग की तुलना करने पर खाली जगह में ध्वनि का वेग अधिक होगा। इसके उत्तर में आएगा पानी और स्टील में ध्वनि के वेग की तुलना करने पर स्टील में ध्वनि का वेग अधिक होगा। इसके स्पष्टीकरण में आएगा ध्वनि का माध्यम में वेग माध्यम की प्रत्यास्था भागे घनत्व के अनुपात पर निर्भर होता है। यह अनुपात स्टील के लिए पानी की तुलना में अधिक होने के कारण ध्वनि का स्टील में वेग पानी में वेग की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरे में क्या दिया गया? दैनिक जीवन में खाली जगह के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। तो यहाँ पे तुमको एक उदाहरण लिखना है। तो वो उदाहरण है, आकाश में देखते समय हमें हवाई जहाज पहले दिखाई देता है तथा उसकी ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये इसका उदाहरण है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। चौथे में क्या दिया गया? समुद्र में डूबे किसी जहाज वस्तु को खोजने के लिए खाली जगह तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा समुद्र में डूबे किसी जहाज वस्तु को खोजने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? वैज्ञानिक कारण स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है चित्रपट गृह सभागृह की छतें वक्राकार बनी होती हैं। इसके उत्तर में आएगा ध्वनि के अनावश्यक अनुरणन को दूर करने के लिए सभागारों तथा सिनेमा घरों की छतें वक्राकार बनाई जाती है। ऐसा न करने पर अनावश्यक अनुरणन के कारण संगीत तथा भाषण अथवा वार्तालाप आदि की ध्वनियों को स्पष्ट सुन पाना संभव नहीं होता। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? बंद खाली घर में अनुरणन की तीव्रता अधिक होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, खाली पड़े बंद घर में ध्वनि का अवशोषण केवल जमीन, छत तथा दीवारों द्वारा होता है। दूसरा, ध्वनि का अवशोषण करने वाली अन्य वस्तुएं जैसे सोफा, कपाट, टेबल, कुर्सियां इत्यादि वस्तुओं के अभाव में ध्वनि का अवशोषण कम मात्रा में होता है। परिणाम स्वरूप ध्वनि का परावर्तन कई बार होने से अनुरणन की तीव्रता बढ़ जाती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? कक्षा में निर्मित होने वाली प्रतिध्वनि को हम सुन नहीं सकते। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रतिध्वनि को अलग से सुनने के लिए यदि हवा का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो तो ध्वनि के स्रोत से परावर्तक पृष्ठभाग की दूरी कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। दूसरा, अपनी कक्षा के कमरे की दीवारों के बीच की दूरी तथा कमरे की छत की ऊंचाई 17.2 मीटर से कम ही होती है। इसलिए हम अपनी कक्षा के कमरे में निर्मित होने वाली प्रतिध्वनि नहीं सुन सकते। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपके शब्दों में लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का क्या अर्थ है? प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? इसके उत्तर में आएगा किसी दूरस्थ पृष्ठभाग सतह से परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति को मूल ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं। 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक बार सुनी गई ध्वनि की संवेदना अर्थात सातत्य हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक बना रहता है। इतने समय में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर वेग गुणे समय होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वेग गुणे समय। तो वेग कितना दिया गया हमको? 344 मीटर पर सेकंड गुणे 0.1 सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 34.4 मीटर इतना होना चाहिए। अतः ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक पृष्ठभाग अर्थात अवरोध की बीच की दूरी x मीटर हो तो प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए x प्लस x का मान कम से कम 34.4 मीटर होना चाहिए।
तो जब यहाँ पे देखो x प्लस एक्स हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, इसलिए x का मान कम से कम 34.4/2 मीटर होता है। इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 17.2 मीटर होना चाहिए। इसलिए प्रतिध्वनि को स्पष्ट तथा अलग से सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध तक के बीच की दूरी कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, विजयपुर के गोल गुंबद की रचना के बारे में अध्ययन कीजिए और वहां अनेक प्रतिध्वनि सुनाई देने के कारण बताइए। इसके उत्तर में आएगा, गोल गुंबद में एक केंद्रीय गुंबद है जो बिना किसी सहारे के खड़ा है। यहाँ उत्पन्न ध्वनि 1 सेकेंड में कम से कम 3 से 4 बार प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हुए पूरे गुंबद में परावर्तित हो जाती है। अगर वास्तुकला के अंदर का वातावरण बहुत शांत है तो हम कम से कम 7 से 10 बार प्रतिध्वनि सुन पाएंगे। तो यह केंद्रीय गुंबद जो है वो गोल गुंबद में प्रतिध्वनि सुनाई देने का मुख्य कारण है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, प्रतिध्वनि निर्माण न हो इसलिए कक्षा की मापें व रचना कैसी होनी चाहिए। इसके उत्तर में आएगा, कक्षा की रचना इस प्रकार होनी चाहिए कि आमने सामने की दीवारों, छत तथा जमीन के बीच की दूरी 17 मीटर से कम हो। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग किस स्थान पर और क्यों किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा, ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग सभागृह, चित्रपट गृह जैसे स्थानों पर किया जाता है। सभागृह, चित्रपट गृह में प्रतिध्वनि का निर्माण न हो इसलिए ऐसा किया जाता है। अब अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, उदाहरण हल कीजिए। मतलब यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, उसको हल करना है। पहला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का हवा में वेग 332 मीटर पर सेकंड है, उसमें प्रति अंश सेल्सियस 0.6 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है, तो 344 मीटर पर सेकंड वेग के लिए ध्वनि का तापमान कितना होगा। इसके हल में आएगा, तापमान में अंतर अधिक न होने पर V मतलब हो गया तुम्हारा वेग और ये T हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, कितने डिग्री सेल्सियस पर है। V 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लस प्रति अंश सेल्सियस कितना बढ़ रहा है, 0.6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड में बढ़ रहा है। जहां पे V 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा वेग क्या दिया गया है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 344 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे देखो 344 लिखा, V इक्वल टू 332 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 0.6 टेम्परेचर पे है ये। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 332 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल टू 0.6, 0.6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 12/0.6 इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हवा का तापमान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, बिजली चमकने से 4 सेकंड के पश्चात नीता को बिजली की आवाज सुनाई दी तो बिजली नीता से कितनी दूरी पर होगी और ध्वनि का हवा में वेग दिया गया 340 मीटर पर सेकंड। तो इसके उत्तर में आएगा, प्रश्नानुसार में क्या दिया गया है, T दिया गया है 4 सेकंड, V दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड। तो कभी भी क्या होता है, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है। फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू VT है। तो V कितना दिया गया, 340 और T दिया गया है 4। 340 में 4 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 1360 मीटर। तो बिजली नीता से 1360 मीटर की दूरी पर चमकी होगी। अब अगला करते हैं। आपके बुक में यहाँ पे 360 दिया गया है, ये 660 आएगा। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा, सुनील 2 दीवारों के बीच खड़ा है, उससे सबसे समीप की दीवार 660 मीटर दूरी पर है। उसके द्वारा जोर से आवाज देने के बाद 4 सेकंड बाद पहली प्रतिध्वनि सुनाई दी और बाद में 2 सेकंड पश्चात दूसरी प्रतिध्वनि सुनाई दी। तो पहला प्रश्न क्या है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा और दूसरा है दोनों दीवारों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग हवा में ध्वनि का वेग निकाल लेते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, S इक्वल टू VT। तो S कितना दिया गया, 660 मीटर दिया गया है, V वैसे लिख दो और टाइम कितना है, 4 सेकंड और यहाँ पे 2 सेकंड, तो 4/2 सेकंड। तो अब यहाँ पे देखोगे 2 से ये 4 कट जाएगा, है 2 सेकंड जो है
ये 2 सेकंड को इस साइड लेके जाओगे तो भाग हो जाएगा, तो 660 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 330। तो यही तो आ जाएगा ध्वनि का हवा में वेग बराबर 330 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालते हैं दोनों दीवारों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आएगा दो दीवारों के बीच की दूरी। देखो दो दीवार के बीच की दूरी है तो मतलब S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो S का फॉर्मूला क्या है VT, तो यहाँ पे हो जाएगा VT1 प्लस VT2। अब यहाँ पे V कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा T1 प्लस T2। तो V कितना दिया गया है, तो V तो हमारे पास यहाँ पे आया है 330 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा 330 गुणे ये कितना हो जाएगा 4/2 सेकंड प्लस 6/2 सेकंड। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिहाई 6, तो 2 + 3 5 मीटर हो गया। तो 330 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1650 मीटर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, हाइड्रोजन गैस 2 समान बोतलों ए और बी में समान तापमान पर रखी गई है। बोतलों में हाइड्रोजन गैस का भार क्रमशः 12 ग्राम और 48 ग्राम है। किस बोतल में ध्वनि की गति अधिक होगी और कितने गुना होगा। तो यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे इस तरीके का प्रश्न रहेगा कि 2 समान बोतलों में भरा गया, उसका जो भार है, भार भले अलग अलग होगा लेकिन जो उसकी ध्वनि की गति होगी वो समान होगी। तो इसके हल में हमको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिख करके याद रख लेना है और डायरेक्ट लिख देना है उपरोक्त उदाहरण में दोनों बोतलों में ध्वनि की गति एक समान ही रहेगी। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, 2 बोतलों में हीलियम गैस भरी गई है, उनमें गैस का भार 10 ग्राम और 40 ग्राम है। यदि दोनों बोतलों में गैस की गति समान हो तो आप कौन सा निष्कर्ष प्राप्त करेंगे। ये भी सवाल वैसे ही है जैसा अभी हमने चौथा किया कि हीलियम गैस भरी हुई है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा था, बस इतने का ही फर्क है और उसके भार से हमको कुछ लेना ही देना नहीं है, तो उसकी गति समान है ऐसा बताना है। इसके भी उत्तर में वही आएगा V इस तरीके से आपको पूरा लिखना है और लिखना है उपरोक्त उदाहरण में दोनों बोतलों में ध्वनि की गति एक समान ही रहेगी। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 12 ध्वनि के अध्ययन का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।